No. Roll number 1 12 screen shared. यस सर। ठीक है, हम इस फोल्डर को कॉपी करते हैं, स्क्रीन नेम कर लेते हैं lab 02 के नेम से, डॉट क्लास वाली फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं। इनमें से इन तीनों क्लासेस को हम नोटपैड प्लस प्लस में मूव कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सेक्शन ए, चलिए ठीक है, ये हमारी मेन क्लास थी, हमने प्रीवियस लैब में डिस्कस की थी मेन क्लास क्या होती है और क्लास क्या होती है, और क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट होता है, क्लास किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जावा में बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, तो इसमें हम क्लासेस क्रिएट करते हैं और फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बना के तो डिफरेंट क्लासेस में कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास को यूटिलाइज करते हैं। क्लास बेसिकली टेम्पलेट होता है या ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑफ एनी थिंग दैट एग्जिस्ट आउट अराउंड द वर्ल्ड। तो a class has some common, a group of things that have common uh, attributes and functionalities, then we group them into a class। ओके, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हमारे पास है, तो हर फ्रूट का एक आईडी, नेम और कलर हो सकता है, शेप हो सकती है और टेस्ट हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम क्लास बना लेते हैं फ्रूट की, और फिर इसके ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है, और उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। फ्रूट का ऑब्जेक्ट एक बनाया, ठीक है, नया, और उसको बताया हमने कि इस फ्रूट का नेम एप्पल है, इस फ्रूट का नेम बनाना है, या एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उस फ्रूट का नेम स्ट्रॉबेरी हो गया, इसका कलर रेड होता है, स्मॉल इन साइज, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बता दी। तो हम इसलिए क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्लास डिक्लेयर किए बगैर आप उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकेंगे तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम सेव भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने, क्लास बनाने का। क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट डॉट जावा की फ़ाइल है, फ्रूट क्लास है तो फ्रूट डॉट जावा की क्लास है, टेस्ट क्लास है तो टेस्ट क्लास डॉट जावा की क्लास है। और हमने डिस्कस किया कि किसी भी क्लास में हम मूव कर लें इस मेथड को, ये मेन मेथड जो है ये दिस इज ओनली मेथड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द कोड। ओके, so first we will compile this file and then we'll execute that class that contains this main method। Okay, so anything inside this code will be executed। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कमेंटिंग भी की थी। तो दो तरह के कमेंट्स हैं, जैसे सी प्लस प्लस में होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक डालते हैं, मल्टीपल लाइन, और हम न्यू लाइन में चले गए कमेंट्स। क्लोज करने के लिए हम स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते सर हैं। नेक्स्ट जी, सर वो जो अभी आपने क्लासेस का बताया, सर हम्म अभी ये जो आपने मेन फंक्शन बताया, अगर ये एक मेन फंक्शन फ्रूट की क्लास में हो, एक स्टूडेंट की क्लास में हो, और जो फ्रूट की क्लास है उसके अंदर हमने फ्रूट के ऑब्जेक्ट्स मतलब बनाए हो उसी क्लास के अंदर, और हम्म जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट की क्लास में या एम्प्लॉय की जो क्लास है जो आपने आखिरी दफा में टास्क दिया था, हम्म तो हम्म, उसी क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन यूज करके एम्प्लॉय के वो मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाए हो।
और फिर जो एक हमारी थर्ड क्लास है, हम उनको उन ऑब्जेक्ट्स को उस थर्ड के क्लास के मेन फंक्शन में यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये कि मेन मेथड जो है मैंने आपको बताया एटलीस्ट एक होना चाहिए जिससे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पे भी एक मेथड रखा हुआ है मेन, ठीक है। जी तो सर। बेसिकली आपने फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी होगी एग्जीक्यूशन करते हुए वक्त, ठीक है, यस कोड सर। में। वैसे मेन मेथड एक ही बनाया जाता है। आप बस उस क्लास को कंपाइल कर देंगे और जिस क्लास में मेन मेथड पर है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसकी मेन बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये जो मेन मेथड यहाँ पे लिखा है इसे कॉपी मैंने किया, और अगर मैं सेम यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट करते वक्त हम एक फाइल का नेम देते हैं, ठीक है, और उसमें मेन मेथड होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि क्या मैं इस क्लास में इसी नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यस, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ लाइक पब्लिक, एक सर इसकी फील्ड है पब्लिक। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर लूँ फिर आप पे आते हैं। स्टूडेंट एसटीडी, और बाद में हम इसे कह देते हैं एसटीडी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, और इस सर स्टूडेंट के जिस अंदर ही क्लास सारे। में जिस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो हम्म, यूज भी उसी क्लास के अंदर ही होगा। हाँ जी डेफिनेटली। तो हर फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के अंदर, मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर जो चीज़ क्रिएट होगी उसका स्कोप इसके अंदर ही होगा, ठीक है। इससे आउटसाइड जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है ठीक हो गया। सर। अगर अगर मैं कोई ये जो चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर होती है इस जगह पे, ठीक है। तो वो इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर एक चीज़ पब्लिक डिक्लेयर हुई है इस क्लास में, तो वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल है। अगर वो यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर हुई है तो वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल है। यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ठीक है, तो वो इस पूरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, लेकिन वो ना यहाँ पे एक्सेसिबल है ना वो यहाँ पे एक्सेसिबल है, ठीक है। तो सर इसका मतलब है कि अगर वो जो फ्रूट और स्टूडेंट वाली क्लास है उसके अंदर मैं मेन मेथड के बगैर वो जो डिक्लेयर करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स, तो वो थर्ड क्लास के अंदर जो मैं मेन फंक्शन यूज करूंगा वहाँ पे एक्सेसिबल होंगे उनके फीचर्स वगैरह सारी चीज। हम्म, हाँ जी एक्सेसिबल होंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्यों करेंगे डिक्लेयर ये ऑब्जेक्ट्स। क्लास को हमने इस तरह सेग्रीगेट किया हुआ है कि क्लास में एट्रीब्यूट्स हैं और क्लास में फंक्शंस हैं, ठीक है। और फंक्शंस के अंदर हम दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने कोई फंक्शनैलिटी अचीव करनी थी, तो वो हम इधर ही फंक्शन बना के उसके अंदर डिक्लेयर करके तो अचीव कर सकते हैं। इधर मैंने फ्रूट टाइप का अगर ऑब्जेक्ट बना दिया, फ्रूट एफ टी, ठीक है, तो फिर आप इसे दूसरी क्लास में एक्सेस कर लें, ठीक है। लेकिन जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी आपको पता लगेगा कि हम किस तरह की जो है रिक्वायरमेंट्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ठीक दूसरा है सर। किसका क्वेश्चन है। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें एडमिट कर ले क्योंकि वो गेस्ट के तौर पर आते हैं मीटिंग में। हाँ, तो वो मुझे मीटिंग के बाद अपने रोल नंबर सेंड करते हैं तो मैं उन्हें मीटिंग में ऐड कर लूँगा। फ़िलहाल आप उन्हें जो है इसका लिंक सेंड कर दें ताकि वो इस क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है। वेटिंग इन लॉबी अ लिफ्ट कार गेस्ट, ओके। ठीक है। सिंगल लाइन कमांड्स, मल्टीपल लाइन कमांड्स, फिर बात आती है डाटा टाइप्स पे। ठीक है, हमारे पास डाटा टाइप्स जो हैं वो हैं इंट फॉर इंटीजर, float for int for whole numbers, float for decimal numbers just like in C++। अब ये हमें एक्यूरेसी देता है पॉइंट के बाद 6-7 डेसिमल प्लेसेस की, ठीक है। तो हमने ज़्यादा यूज़ करना तो हम डबल यूज़ कर लेते हैं। ये हमें प्रिसीजन दे देता है पॉइंट के बाद 15 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास है करेक्टर, ठीक है। ये करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है बूलियन फॉर ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, मोर देन वन करेक्टर्स, और लॉन्ग, ठीक है। अब इंटीजर हमारे पास होता है होल नंबर्स के लिए, और इसकी मेमोरी में स्पेस होती है 4 बाइट्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा होल नंबर आना तो हम लॉन्ग को यूज़ कर लेते हैं डाटा टाइप को। इसके अंदर जो है वैल्यूज आती हैं 8 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो हम लेट से डिक्लेयर करते हैं इंट num1 is equal to 10, float fnum is equal to 10.34 f, इसके एंड में हम f डालते हैं, डबल dnum is equal to 10.345, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इसमें करते हैं 4। सर ये हमने एफ क्यों डाला यहाँ पर? जी f फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके नोटेशन के लिए हम यहाँ पे यहाँ f पर लिखना डाल, लाजमी है। हाँ जी। इसी तरह हम डबल नंबर में एक्सपोनेंट, मैंने एक्सपोनेंट 6 लिख दिया और इसके साथ d लगा देना, ठीक है। करेक्टर है करेक्टर ch इज इक्वल टू, अगर हम इंट वाले नंबर पर आई भी लगा दें 10 के आगे तो ठीक नहीं है? नहीं 10 नहीं लगा सकते, i नहीं लगा सकते, फ्लोट के आगे f लगाएंगे, और अच्छा नम के आगे नहीं, यहाँ पे नहीं यूज होता है, ठीक है। इज इक्वल टू a। सिमिलरली करेक्टर में हम आस्क की वैल्यू भी रखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ करेक्टर इज इक्वल टू 97, तो 97 इज द आस्की कोड ऑफ स्मॉल ए, और अगर हम 66 लिखते हैं 66 इज द आस्की कोड ऑफ कैपिटल बी, 67 लिखते हैं तो ये सी का है। तो ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें करेक्टर प्रिंट करके देगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास बूलियन है, और बूलियन बूल टू ट्रू, और स्ट्रिंग ने इज इक्वल टू अहमद, ठीक है। तो हम इन्हें प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो वो जो प्रारंभिक सर जी। डी डाला वो उसका क्या मकसद था? ई मतलब एक्सपोनेंट, जैसे हम 10 की पावर 6 डालते हैं, यस सर। तो उसके लिए ये, ठीक है। ओके सर। और डी फॉर डबल num1, और हम न्यू लाइन में आगे डालना चाह रहे हैं तो हम बैकस्लैश n जैसे C++ में यूज करते थे, num1 ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन fnum, इसे हम कह देते हैं फ्लोट, या हम कह देते हैं इंटीजर, और यहाँ हम लिख देते हैं fnum boolean bool, और करेक्टर ch करेक्टर की ch1, तो स्ट्रिंग नेम और डबल dnum, ठीक है। हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सर थर्ड लास्ट लाइन में CH1 आएगा। ओके ओके, थर्ड लास्ट लाइन ch, ठीक है।
तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं CD नुमान फिज यूजर्स जावा लैब्स सेक्शन ए लैब 02। ओके, कंपाइल करते हैं जावा सी एंड टेस्ट डॉट जावा। कंपाइलेशन सक्सेसफुल, और अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है जावा एंड टेस्ट। तो आप पूछ रहे थे न्यू लाइन का, तो इसलिए मैंने ये न्यू लाइन लगा दी। इंट 10 फ्लोट 10.45 बूलियन ट्रू करेक्टर है। अब देखें करेक्टर जो आस्की वाला है उसकी जो है करेक्टर वैल्यू प्रिंट हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटीजर में टाइप कास्ट करके प्रिंट कराएंगे तो फिर वो इंटीजर वैल्यू शो करते हैं। स्ट्रिंग अहमद डबल, और ये डबल की वैल्यू उसने दे दी। ठीक है, तो अब ये देखें हमने जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर सर ये एस्केप ट्रैक्टर सीक्वेंस के पे अलावा आगे ये क्या क्यों जाएंगे? लिखा है? हम्म सर एस्केप सीक्वेंस के अलावा कैसे जाएंगे न्यू लाइन पे? एस्केप सीक्वेंस के अलावा आप न्यू लाइन में दोबारा स्टेटमेंट लिखने वो नई लाइन में प्रिंट होगी। ओके सर। ठीक है, एक ही लाइन में आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज़ करना, और दरमियान दरमियान में न्यू लाइन में जाना तो आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, और सर ये किसी थर्ड का क्लास क्वेश्चन? टाइप में कैरेक्टर रे क्यों लिखा है? डाटा टाइप करेक्टर, में कैरेक्टर के आगे ए। क्योंकि करेक्टर्स जो हैं करेक्टर्स को स्टोर करते हैं CHA, सर वो और सेकंड में हमने आस्की वैल्यू लिख दी है। कंप्यूटर कोड्स होते हैं, कंप्यूटर कोड्स में जो है हर करेक्टर के अगेंस्ट एक आस्की वैल्यू होती है, आस्की कोड होता है। ठीक है, तो हमने उस कोड को असाइन करके, हमें ये मुझे पता था कि कैपिटल C जो है 67 का होता है, तो मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, आप इसे इंटीजर असाइन करते हैं लाइक 67 किया हमने 80 करते हैं, तो ये कोई और करेक्टर होगा। ठीक है, इसे नहीं हम सर, ये कंपाइल। जो कैरेक्टर डाटा टाइप है इसके आगे ए लिखा हुआ है। डाटा टाइप तो सेम नहीं होती, चाहे कोई भी वेरिएबल हो। यानी जैसे कैरेक्टर है कहाँ पे? थर्ड अच्छा लास्ट लाइन में। यहाँ पे ये जी ये ये मैं यहाँ पे डाटा टाइप इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाना। ये तो मैंने प्रिंट के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने लिख दिया, ये ठीक होगा। करेक्टर आस्की वाला जो हमने रखा था ये वो है। यहाँ पे तो हम कुछ भी ठीक है लिख सर, सकते ओके, थैंक हैं, बूलियन वेरिएबल लिख देंगे, ये डाटा टाइप्स नहीं लिखी हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो लाजमी शेयर करें। सर C++ में हम बूलियन की जगह सिर्फ बूल का वर्ड यूज करते थे, हाँ यहाँ पे ये पूरा बूलियन लिखेंगे। हाँ यहाँ पे पूरा बूलियन है डाटा टाइप। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी अब सिंटैक्स की एक्सक्यूज मी वेरिएशंस आती सर। जी। सर जब फ्लोट और डबल करनी है उनकी जो वैल्यूज लिखनी है उनके आगे बस F और D लिखना है, बाकियों की जी नहीं लिखनी। नहीं, ओके ठीक है। सर। इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग डाटा टाइप है num, मैंने सर इसका नेम रख दिया। ठीक है, ये भी होल नंबर्स को एक्सक्यूज स्टोर मी करती है सर। लेकिन स्पेस ज़्यादा होती है जी। सर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक यूज करने हैं तो उसकी कोई हम्म, स्पेसिफिक डाटा टाइप है? हम उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में अंदर वो जो भी लिखा होता तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा? है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 ऐड भी रखा, और इसके बाद मैंने लिख दिया gmail.com, तो हमारे पास ये अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल वर्ड सारे आ गए। ओके ठीक है, सर। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसने ये वैल्यू शो कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने, एक मिनट, इसको लॉन्ग लिखना है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। अगर लॉन्ग डाटा टाइप की लिखेंगे तो इसके एंड पे जो है हम L ज़रूर डालेंगे, Ctrl+S, और इसको हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये भी कंपाइल, और इसे प्रिंट करवाना हम भूल गए, इसे प्रिंट भी करवा लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ तक 2 तक शो हो जाएगी।
ये मैंने 1 नहीं लिखा, ये मैंने एल लिखा, स्मॉल एल। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या थी, डाटा टाइप जो कि हम जो है मोस्टली यूज़ करेंगे अपने जावा प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो अब मैं इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करने लगा हूँ। ठीक है, डाटा टाइप 2 तरह की होती हैं हमारे पास, एक होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एक होती हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन, मैं यहाँ पे इसलिए कमेंट्स वगैरह भी करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जब प्रोग्राम मिले तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्लासेस भी आ जाती हैं, आ जाती हैं और ये स्ट्रिंग भी आ जाती है। ये ऊपर जो मेंशन किए हैं वो सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं जितनी भी हैं हमारे पास वो सारी जावा के अंदर ही डिफाइन है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है, स्ट्रिंग भी वैसे हमारे पास डिफाइंड है। अब डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे, इनका स्पेसिफिक साइज होता है और टाइप ऑफ वेरिएबल होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनमें कोई एडिशनल फंक्शंस नहीं होते। अब आप इंटीजर एक डिक्लेयर करके आप नहीं कर सकते num1 डॉट स्केयर। ठीक है, इसके लिए आपको कोई और लाइब्रेरीज, मैथ की लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शंस जो हैं वो उन लाइब्रेरीज के साथ एसोसिएटेड हैं, इन डेटा टाइप्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके साथ फंक्शंस, एडिशनल फंक्शंस एसोसिएट नहीं होते। ठीक है, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे क्लासेस हैं, अरेज हैं और स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इनके साथ जो है एडिशनल फंक्शंस एसोसिएट होते हैं। ठीक है, इनमें जो स्ट्रिंग है जो कि लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज के अंदर ही डिफाइंड है, बाकी सब जो है ये यूज़र डिफाइंड होती है जैसे क्लासेस हैं। ठीक है, अरेज और स्ट्रिंग जो है हमारे पास ये जावा के अंदर ही डिफाइंड है। इनके साथ फंक्शंस एसोसिएट होते हैं। हम पढ़ेंगे अभी स्ट्रिंग के फंक्शंस, नेम, नेम डॉट टू अपर केस हम करेंगे तो वो उसे पूरे जो नेम के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ स्ट्रिंग होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेम डॉट टू लोअर केस करेंगे तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से। तो इस तरह से 2 कैटेगरीज में जो है डाटा टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास डेटा टाइप्स थी। मैंने इसको जो है मल्टी लाइन कमेंट्स में कमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने लगे हैं, आप यहाँ से देखेंगे। अच्छा, डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी तो आप इस पोर्शन को सारे को अनकमेंट करके तो इसे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस में होते हैं वैसे ही इसमें भी हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। ठीक है, ये सारे हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन में हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसे हम क्या देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल एंड आप यूज़ करते थे, सेम इसी तरह यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान में एंड यूज़ होता है। अगर दोनों कंडीशन स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो इनर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो इनर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। फिर हम और यूज़ करते थे कि 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान में और का मतलब ये दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो इनर बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
जब दोनों फॉल्स होंगी तब इनर बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और नोट का ऑपरेटर है। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सर कंपैरिजन ऑपरेटर में एक और भी होता है ना, इज इक्वल टू, वो यहाँ पर यूज नहीं होगा? तो हाँ ठीक है, एक हमारे पास इज इक्वल भी होता है कंपैरिजन में, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं सिंगल इक्वल टू, ठीक है। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। किसी को किसी ऑपरेटर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो जो है पूछ सकता है, ठीक है। इनको हम अभी यहाँ पे जी सर ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशनल यानी कि रिलेट कर रहे होते हैं ना, हमने नहीं, पीछे ये रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं इनको। अच्छा रिलेशनल पर, अच्छा ठीक है, आप इसे उसमें कैटेगराइज करें, लेकिन यहाँ पे हम इसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में कंपैरिजन करता है, ठीक है। एक चीज़ ओके सर। दूसरे से लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, ठीक है। मैंने वैसे नहीं कहीं पे भी देखा इसे जो है रिलेशनल ऑपरेटर कहा गया हो, ठीक है। आपने अगर पढ़ा है तो अगर देख लो, ऑथेंटिक सोर्स है तो ठीक है, एडमिट कर लो, लेकिन जनरली इसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास वो एरिथमेटिक के लिए ही प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस जो यूज़ होते थे वो भी इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन ऑपरेटर्स में कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता करके दिखा देता हूँ। दो इंटीजर लेके जमा करना, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कन्फ्यूजन है तो बता दें, इस पर प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नो सर। हमने भी डिस्कस किया था स्ट्रिंग को, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू आई एम स्टडिंग लैब, ठीक है। इन लैब, हमने एक स्ट्रिंग में ये इंफॉर्मेशन रखवा ली, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दें तो हम जस्ट लिखेंगे नेम डॉट टू अपर केस और पैरेंथेसिस, तो इसे क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसे हम लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो हम इस तरह से लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो लैब लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, ये किस इंडेक्स के ऊपर लिखा हुआ है, लाइक ये अरे सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होती है ना, हर करेक्टर का एक इंडेक्स चल रहा होता है, तो ये लैब का इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स। अब लैब अगर दो दफ़ा आ रहा है, मैंने इसलिए स्टेटमेंट लिखी लैब दो दफ़ा इसमें लिखा है आपको समझाने के लिए। अगर इसकी दो अकरेंसेज आ रही हैं तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ लैब है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमें बताएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 0 स्पेस को भी काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 18 जो है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। 18 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ लैब। तो हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ स्ट्रिंग बता देते हैं उसे लैब, हमें इसका और इसको अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हम इसे इनक्लोज कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर। मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे हम इसे कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें पहली जो लाइन है वो सारी अपर केस में है, उसके बाद सारी लोअर केस में है, और 18 उसने बता दिया इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये याद रखना कि इंडेक्सिंग जैसे अरे में 0 से स्टार्ट होती है, इसमें भी 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं स्टार्ट करनी, ठीक है। तो
ये कुछ फंक्शंस थे, और इसके अलावा और भी फंक्शन है, एक तो है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग से रिलेटेड, एक और हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, T2 is equal to n, और मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हमने इस स्टेटमेंट में अगर कंकैटिनेशन करनी हो तो हम जस्ट लिख देते हैं, जैसे नेम है इसको कंकैटिनेट करना है T2 के साथ, तो यहाँ पे इसे कंकैटिनेट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग्स के लिए ना स्पेसिफिकली यहाँ पे तो हमारे पास एक इंटीजर भी हो तो वो भी यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रिंग्स के से, ठीक है। तो बेशक यहाँ पे मैंने num1 प्रिंट कराना है इसके साथ, तो मैं प्लस लिख के num1 लिख दूंगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। जो स्ट्रिंग्स के लिए ना कंकैटिनेट का एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने नेम को कंकैटिनेट करना फर्दर आगे किसी स्ट्रिंग के साथ, तो मैं लिखूंगा नेम डॉट कंकैट और पैरेंथेसिस के अंदर नाम लिख दूंगा उस वेरिएबल का जिससे मैंने कंकैट करना नेम के साथ, ठीक है। तो दोनों सेम रिजल्ट्स। अब ये रेड है यहाँ पे, ठीक है, इसे सेव करेंगे तो ये ब्लू हो गया, और हम दोबारा इसे कंपाइल करते हैं और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इन दोनों ने सेम वर्क किया है हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कंकैट कर लेते हैं स्ट्रिंग्स में, ठीक है। स्ट्रिंग्स के दरमियान में जो है मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना है। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो वो पार्ट हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सलूशन ये है कि हम बैक स्लैश लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। इससे जो है हमारे पास वो इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो जाते हैं। सर एक दफ़ा कंकैट वाला दोबारा बता दें। ये देख लें आप, स्ट्रिंग में डबल कोट शो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, अगर आपने स्ट्रिंग के दरमियान में डबल कोट लगाना है तो हम इस तरह से लगा लेते हैं। कंकैट का मतलब कंकैटिनेट करना, मिलाना दो स्ट्रिंग्स को आपस में, ठीक है। अगर आपने एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है तो इसके लिए स्ट्रिंग की लाइब्रेरी में फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में, जावा स्ट्रिंग क्लास में, कि हम नेम डॉट कंकैट करेंगे, नेम डॉट कंकैट, और जिस स्ट्रिंग के साथ मिलाना है उसे हम पैरामीटर में पास कर देंगे, ठीक है। तो ये कंकैट का फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमास, आपको अगर सिंगल कोट चाहिए तो अगर उसके लिए भी हम बैक स्लैश और सिंगल कोट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने बैक स्लैश लगानी है यहाँ पे तो आप डबल बैक स्लैश लिख लेंगे, तो ये एक बैक स्लैश यहाँ पे प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंस के ये भी बैक स्लैश इसमें सर n न्यू लाइंस और बैक स्लैश t टैब के लिए। जी सर, ये जो सेकंड लाइन में +T2 लिखा है आपने, ये और इसका कंकैट का फंक्शन दोनों सेम है? ये दोनों सेम, ये तो कंकैटिनेशन हमने पढ़ लिया ना ऊपर भी, ये हमने यहाँ पे देखा जी। इन स्टेटमेंट्स में। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी और ये एक इंटीजर था, इनको हमने प्लस से कंकैट कर लिया, ठीक है। ये सिस्टम डॉट और प्रिंट का फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इस तरह से कंकैट कर लेता है। लेकिन आपने देखा था C++ में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने सी आउट में ये चीज़ लिखनी थी और उसके बाद आपने वेरिएबल लिखना था तो आपको दोबारा से ऑपरेटर लगाना पड़ता था, या न्यू लाइन में सी आउट और ऑपरेटर लगा के तो वो वेरिएबल लिखना पड़ता था, ठीक है। ठीक हो यहाँ गया पे सर। आपके पास वो और जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कंकैट हो रही है, स्ट्रिंग के साथ करेक्टर कंकैट हो रहा है, बूलियन के साथ, स्ट्रिंग के साथ बूलियन भी हो रहा है, और ये सारी प्लस के साथ हैंडल हो रही है। लेकिन ये जो कंकैट का फंक्शन है ये स्पेसिफिकली स्ट्रिंग से लिए है, ठीक है। तब दो स्ट्रिंग्स को ही आपने कंकैट करना है। अब यहाँ मैं num1 नहीं लिख सकता, ठीक है। ठीक हो तो गया सर। सर, और जिस तरह इसने इंडेक्स बताया था, अगर हम इस इंडेक्स पे कोई वर्ड चेंज करना चाहते हो, सिर्फ वही वर्ड एक हो चेंज, जैसे अपर केस में या लोअर केस में, तो इस ये तरह दे कर सकते हैं? उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, पीस ऑफ कोड, डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू नहीं आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है सर। इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होंगे,
कि जिसको हम यूटिलाइज करके 2-3 लाइंस में जो है आपने स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर नेम चेंज करना है या इंडेक्स को फाउंड करना है, या एक करेक्टर का इंडेक्स तो हमने फाउंड कर लिया ना कि लैब कहाँ पे पड़ा है, एल लिख देंगे तो वो एल का हमें बता देगा कहाँ पे है। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। जी। सर इसने ये जो लैब सबसे लास्ट में लैब लिखा है, इसका इंडेक्स क्यों नहीं बताया? हाँ, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये फंक्शन जो है फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स आपको बताएगा। सर ठीक है, तो अगर सर हमने जहाँ जहाँ पे हो वहाँ का इंडेक्स फाइंड करना हो, मैंने बताया उसके लिए हमें थोड़ा पीस ऑफ कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अभी हम जस्ट बेसिक स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और स्ट्रिंग्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, इन चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज़ें साथ साथ फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती जाएंगी उनको साथ साथ हम फिर डिस्कस कर लेंगे। सर ये जो अभी आपने बताया आई एम स्टडिंग वाले में क्लास में, इसमें आपने बैक स्लैश लगा के वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए थे सर, उसके बाद आपने क्या कहा था कि बैक स्लैश टी वगैरह उसका भी सर सेम रोल होता है जैसे C++ में होता है? हाँ जी, बैक स्लैश एन हमने अभी यूज़ किया ना, सर टी और अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश टी यूज़ कर लेंगे तो उसका मतलब है वो टैब स्पेस 8 स्पेसेस होती हैं, वो इतना आगे चला जाता है। फॉर सर इसमें एग्जाम्पल एड हम यहाँ, स्पेसिस हाँ जी, ये कंपाइल किया मैंने एग्जीक्यूट, तो वो इन सेक्शन 8 स्पेसेस आगे चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं बुलियन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मेरे पास num1 है 10 और num2 है 20, और मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि whether num1 ग्रेटर देन num2 है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं num1 ग्रेटर देन num2, एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट आइदर आप देखो इसका रिजल्ट आइदर ट्रू है या फॉल्स है। num1 ग्रेटर देन num2 हमें नज़र आ रहा है कि ये रिजल्ट फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन वैलिडेट होगा और वो हमें प्रिंट करके दे देगा। num1 प्लस num2 हम यहाँ पे लिख देंगे तो वो num1 प्लस num2 करके हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसकी डाटा टाइप नहीं लिखी है। अब ये यहाँ पे इन्हें कनकैटिनेट नहीं करेगा। कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग हो और ये हमारे पास इंटीजर हो, अब ये इसे क्या करेगा, कनकैटिनेट कर देगा। ओके, स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन में हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, इस कोड को हम पीस ऑफ कोड को हम जो है कमेंट्स कर देते हैं। ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। एग्जीक्यूट, तो इसने लिखा 10 और ये लिख दिया इसने 20। ठीक है, अब इसने इसे ऐड नहीं किया, इसकी जो वैल्यू थी वो लिख दी, और प्लस जो num2 वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हम इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे शो करवाते हैं वैसे, तो इसने यहाँ पे इसे कनकैट कर दिया। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर होंगे फिर वो उन्हें ऐड कर देगा। ये चीज़ समझ आई क्या? और सर अगर इंटीजर्स की हम कनकैट करना चाहें तो फिर इंटीजर्स को कनकैट, फिर वो स्ट्रिंग में उन्हें टाइपकास्ट करके फिर कनकैट करोगे आप। ठीक है, दो इंटीजर्स को आप जब प्लस करोगे दरमियान में तो वो फिर आपस में प्लस हो जाएंगे। अगर आपने उसे जो है आपस में जोड़ना दो इंटीजर्स को, तो उन्हें स्ट्रिंग में लाजमी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर इसकी एक मिनट आउटपुट दिखा देंगे? हाँ, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करने लगा, कंपाइल, इसकी आउटपुट आएगी फॉल्स।
ये ले, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एवेल्युएट हुआ किस तरह से उसने करना है पैरेंथेसिस, फिर वो उस चीज़ को रिजल्ट को प्रिंट आउट कर देता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं इफ एल्स इसमें इसी तरह है जैसे हमारे पास जो है सी प्लस प्लस में थी। इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ऐसे दो सर वेरिएबल्स हैं, नम1 डबल जी। सर इसमें तो हमने बस बूलियन एक्सप्रेशन यूज किया है, वैसे बताया तो नहीं है कि ये बूलियन है कि नहीं, तो उसने वैसे ही कंपेयर करके फॉल्स लिख दिया है। ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम कंपैरिजन, हमारा एक्सप्रेशन है ये नम1 के। कंपाइलर क्या करता है, पहले इस पैरेंथेसिस के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे उसे यस एक्सप्रेशन ये भी मिल सकता है num1 मल्टीप्लाई num2 num1 डिवाइड num2। ठीक है, अगर यस तो सर ये इंटीजर्स हैं तो ये इनको क्या करेगा, वैल्यूएट करेगा और वही रिजल्ट शो कराएगा। जैसे हम वहाँ पे लिखते थे सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, यस तो ए प्लस बी प्रिंट कराएगा, ए लिखेंगे तो वो ए प्रिंट कराता था सी प्लस प्लस में। डिवाइड करते हैं तो वो पहले एक्सप्रेशन वैल्यूएट करता है और फिर उसे प्रिंट करता है उसकी जो है सिंटैक्स की बेस पे कि किस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो तो किसी फंक्शन को फिर कॉल नहीं करेगा ऐड वाले। यस सर ठीक है, तो वो जस्ट उन्हें कनकैटिनेट ही कर देगा। ओके इफ num1 ग्रेटर देन num2 एंड सम कोड हियर। ठीक है, हो सकता है हम नेस्टेड इफ लगा रहे हो। इफ का एल्स होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो आप एल्स लिख लें। एल्स इफ लगा के एक और कंडीशन लिखनी है आपने, num1 जो है ग्रेटर देन num2 है कि नहीं, ये भी चेक करना है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे सम कोड हेयर। ठीक है, और फिर आपने एल्स लिखना है, अगर कुछ भी नहीं है तो सम कोड। हाँ फिर तो ये इसका सिंटैक्स सेम लाइक सी प्लस प्लस ही है। ठीक है, तो ये इफ एल्स इफ है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम लूप्स की तरफ। लूप्स हमारे पास जो है वाइल लूप्स हैं और फॉर लूप है और डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। यहाँ पे फॉर ईच आपने नहीं पढ़ा हुआ तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे, और अरेज हमने पढ़नी है अभी। वाइल लूप के लिए क्या होता है, हम पहले एक काउंटर इनिशियलाइज करते हैं, एंड काउंटर इज इक्वल टू 0 काउंटर, और फिर हम वाइल का कीवर्ड लिखते हैं और लिखते हैं यहाँ पे काउंटर इज लेस देन 5, टर्मिनेटिंग कंडीशन उसकी लगाते हैं। और क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होना है 5 तक चलना है तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, काउंटर की ही वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक है, तो कितनी दफ़ा लूप ये चलेगा कौन बताएगा? ये 4 चलेगा। 5 टाइम्स। ओके, और सर कोई? इसमें तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, किस तरह 5 हाँ, 5 टाइम्स नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसमें इंक्रीमेंट स्टेटमेंट ही नहीं डाली है, तो इन्फिनिट टाइम चलेगा। ठीक है, तो हमने काउंटर की वैल्यू तो हमेशा 0 रह रही है। ठीक है, अब ये कितनी दफ़ा चलेगा? ये 4 दफा चलेगा। नो, 5 मतलब 5 times. 0 is less than 5, 1 is less than 5, 2 is less than 5, 3 4 and 5, 3 and 4। 5 पे नहीं चलेगा, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे सेव करते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं काउंटर को री इनिशियलाइज करवाता हूँ 0 से, और अब मैं इसी लूप के लिए डू वाइल को यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, वाइल काउंटर इज लेस देन 5 सेमीकोलन और बॉडी सेम टू सेम ऐसे ही। अब
डू वाइल लूप कितनी दफा चलेगा और वाइल लूप कितनी दफा चलेगा? ये सर वाइल फोर लूप मत 5 पता चलेगा। ये फोर मत पता क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर उसके बाद वाइल लूप पहले मुझे बताएं कितनी दफा चलेगा? सर वो 5 बाय बार। 4 टाइम सर। सर 4 5 टाइम वाला 5। चलेगा 5 टाइम और 2 वाला चलेगा 6 टाइम। क्यों डू वाइल 6 टाइम्स क्यों चलेगा? सर वो क्योंकि फोर उसका डू वाइल पहले पार्ट पहले वो एग्जीक्यूट सर होता ही प्रिंट होगी, बाद में कंडीशन चेक होगी। हम्म, नो सर 4 दफा चलेगा क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद बॉडी वाइल पे आएगा, वाइल पे जो कंडीशन 1 पे चेक करेगा फिर उसके बाद 2 पे फिर 4 पे तक चलेगा, 4 टाइम चलेगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये भी 5 टाइम्स चलेगा और ये भी 5 टाइम्स चलेगा तो मेरी इस स्टेटमेंट से कौन एग्री करता है? सर मैं करता हूँ क्योंकि पहले वो इंक्रीमेंट 5 होगा टाइम ही वो चलेगा। दोनों फोर 5 टाइम सर वो जब चलेंगे। 4 पे आ जाएगा 4 पे चेक करेगा ना 5 ऐड करके तो वो चलें जाहिर हम बात है कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। 4 तक ही कंट्रोल चलेगा। एस, 5 टाइम 0 से लेके 4 तक। फिर हम इसे ड्राई रन भी करते हैं ना रजिस्टर पे, और नोटपैड प्लस प्लस, और ये हमारी आउटपुट। तो अब देखें 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 दोनों 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि डू वाइल एक दफ़ा ज़्यादा चलता है वाइल से। ऐसा नहीं है, आपने कुछ पढ़ा हुआ? कंडीशन सेम है। नो सर। वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस पढ़ा हुआ है आपने? ये डू वाइल का मतलब है एक बार लाजमी लाजमी एग्जीक्यूट होता है। हम्म, यस अच्छा। सर। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को 0 रखता हूँ और सर यहाँ में पे ये लिखता फायदा है हूँ। कि वाइल सर जो है वो वाइल कम से कम एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, हम्म, लेकिन वाइल का हर बार ये एग्जीक्यूट होना लाजमी नहीं है। वाइल पहली बार भी फॉल्स हो सकता है। हाँ जी, ये काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन होती है। वो जैसे ये पढ़ते हैं कि डू वाइल जो है वाइल से एक दफ़ा ज़्यादा चलता है, उसकी बॉडी एक दफ़ा ज़रूर चलती है, इसलिए वो एक दफ़ा ज़्यादा चलेगा चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन वाइल और डू वाइल में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और काउंटर लेस देन 5 है, तो 0 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 0 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगेन हमारे पास कंडीशन काउंटर ग्रेटर देन 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले वो बॉडी के अंदर आता है और फिर कंडीशन वेरीफाई करता है। तो इस केस में डू वाइल लूप एक दफ़ा लाजमी चलता है जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है, और उस केस में हमारे पास वाइल लूप जो है वो नहीं चलता। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम एक जितना ही होता है, यानी वो 5 आइटरेशन कर रहा है और वो भी 5 ही करेगा अगर टर्मिनेटिंग और स्टार्टिंग कंडीशन सेम और इंक्रीमेंट भी सेम है तो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डू वाइल जो है वो एक बार ज़्यादा चलेगा जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। इसने डू वाइल के बाद 0 प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड डू वाइल, अच्छा जी, रोल नंबर 115, आपने एफएससी की हुई है या आईसीएस किया हुआ है? आईसीएस के में सर। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे एफएससी वाले में से कोई स्टूडेंट आंसर करेगा जिन्होंने एफएससी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, फॉर एंड काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंट इज लेस देन 5, काउंट सिंटैक्स में वेरिएशन है, लेकिन हम उसी तरह से यहाँ पे भी चलते हैं कि सिस्टम डॉट आउट
इंट ln, और यहाँ पे हम लिख देते हैं किसी का माइक रोल नंबर डबल टू अपना माइक ऑफ म्यूट कर लो। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करके। ठीक है, तो एनीवन एफएससी वाला बच्चा जो बताए ये कितनी दफ़ा लूप चलेगा। सर 5 टाइम्स चलेगा। ये किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है इसकी? सर सर पहले पहले सबसे तो ये सर पहले कंडीशन चेक होगी। बॉडी के अंदर एंटर हो अच्छा जाएगा। चले मैं सर ये जो इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफा ही चलती है फॉर लूप के अंदर, और जो बाद वाली अच्छा दो स्टेटमेंट्स हैं वो हर इटरेशन के अंदर टेस्ट होती हैं। और जो वो जो प्लस प्लस वाला जो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है वो इन मतलब के बीच वाली बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, और जो वो है कंडीशन वाला वो बॉडी एग्जीक्यूशन से पहले होता कोई स्टूडेंट ऐसा जिसे समझ ना आई हो अभी जो बोला है स्टूडेंट ने? सब लोग एग्री करते हैं इससे? ठीक है, यस सर। तो हम ये Yes, स्टेटमेंट sir. एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन चेक होती है, अगर ये ट्रू है तो ये बॉडी के अंदर आता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर काउंटर चलाता है। अगेन हमारे पास कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी में आता है, फिर काउंटर करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, अरेज फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम्स की अरे मैंने रखवानी है। अरेज क्या होती है? अरेज जो है कंजर्वेटिव मेमोरी लोकेशन एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं, और जो है जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कंजर्वेटिव लोकेशंस पे पड़े होते हैं, और हम उन्हें सीक्वेंस वाइज ही एक्सेस कर लेते हैं। स्ट्रिंग की अरे है, उसका नेम नेम्स है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ अहमद, और मीना। ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हमारे पास नेम्स की अरे है। अगर मैंने ये नेम्स प्रिंट करवाने हैं तो हम क्या करते हैं, अरेज के ऊपर सी प्लस प्लस में ही करते रहे हैं कि फॉर लूप लगाया अरे के ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेना है, और जी सारा के आगे वो डबल आना है, सारा के आगे। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, इंडेक्स इज 0, इंडेक्स इज लेस देन, हमारा अरे का साइज 5 है, 5 एंड इंडेक्स प्लस प्लस करते हैं। एक्सक्यूज मी ठीक सर। है जी। सर हम सी प्लस प्लस में तो जो वेरिएबल होता है उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, अगर अरे लिख रहे हैं यहाँ तो अरे के यहाँ नाम के पे बाद ब्रैकेट। सिंटैक्स डिफरेंट है। ठीक है, ओके ये बेसिकली ये फंडामेंटल्स रिवाइज करने का यही मकसद है कि आप के कॉन्सेप्ट थोड़े रिवाइज हो जाएं इसके, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो कि क्लासेस में हम एट्रीब्यूट्स फंक्शंस लिखेंगे, जब अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लूप, स्ट्रिंग्स, नेम्स, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। तो आपको इन चीज़ों का पता हो कि जावा में सिंटैक्स इनका क्या है और किस तरह से वर्क कर रहे हैं। मोस्टली जो है रिलेट ही कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट सिंटैक्स में वेरिएशन है, कॉन्सेप्ट्स वही है, ओके सर। नेम्स और नेम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह करते थे सी प्लस प्लस में। किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन? 0 से स्टार्ट होगा, और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हमें प्रिंट करके दे देगा। सर हम ये नहीं बताएंगे कि नेम्स कितने में कितने नंबर आएंगे, 5 आएंगे तो हम 5 दिखाई नहीं आपने उसके अंदर, या 6 आएंगे तो उसका साइज ये ये साइज नहीं था। वो जरूरी तो नहीं। प्रीडिफाइंड है। वो जो डिक्लेरेशन के जो हैं वो रूल्स होते हैं, अगर आप ये स्पेसिफाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, साइज इसका। ओके ये सी प्लस प्लस में भी ऐसे था। यहाँ पर ए डिक्लेयर करते वक्त साइज बता दें, या फिर वैल्यूज इनिशियलाइज कर दें आप, और वो ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट हो जाता है। यस कंपाइल ऐसे करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं।
तो हमारे पास ये नेम्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, ऊपर फॉर लूप जो चल रहा था वो ऊप लैब को 5 टाइम्स प्रिंट करा, वो सिंपल फॉर लूप है हमारे पास, और यहाँ पे हम अरे के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ दिस इंडेक्स, नेम्स ऑफ दिस इंडेक्स। अब जावा में सही अरेज यूज होते हैं इसके। जी सर, ये जो भाई ने भी बात की है साइज फिक्स करने वाली, सर ये जरा रिपीट कर देंगे। वो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे 5 नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने ये बताया है कि जब हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो जो कंपाइलर होता है कंपाइल करते वक्त ऑटोमेटिकली उसका साइज एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ठीक ठीक अब ठीक। फॉर एग्जांपल हमने एनी लेंथ ऑफ अरे डिक्लेयर कर दिया, तो इसमें एक फंक्शन है अरेज का, अरे नेम डॉट, आप लेंथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसका साइज आ जाता है। ठीक है, इसके आगे कोई पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये बस उसका कोई एट्रीब्यूट है जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं, मे बी इनम हो जिसमें ये वैल्यूज़ उसकी कोई फील्ड हो नेम्स अरेज की जो लेंथ जो है स्टोर कर रही है। ठीक है, तो ये उस क्लास में ही डिफाइंड है, हमने जैसे इसे यूटिलाइज करना है। तो हमारे ठीक है सर, पास ये थैंक यू। उतने टाइम से। ठीक है, तो ये इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, हमें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका साइज़ ऑटोमेटिकली साइज़ और यहाँ से लेंथ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अरेज जो है यहाँ पे हमारे पास इसे कहा जाता है सर इन्यूमरेबल। जी सर इसमें हमने स्लैश एन तो डाली नहीं है, वो नेम को अलग अलग लाइन पे ही प्रिंट कर रहा है, स्लैश एन तो मैंने यूज ही नहीं बताया किया तो कैसे? कि अगर मैं स्टेटमेंट को आप यहाँ पे भी देखें, हमने मोर देन 1 स्टेटमेंट्स प्रिंट की थी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स न्यू लाइन में प्रिंट हुई थी। ठीक है, तो अगर आप एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक लाइन में लिखनी पड़ेंगी। अगर आप न्यू लाइन में जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लूप में अगर हम आ जाते हैं तो हर टाइम जो है ये स्टेटमेंट का वो कंपाइल करता है और वो न्यू लाइन में ही इसे लिखता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अच्छा, अरेज जो है पहले के वो C++ में डॉट तो लेंथ के हाँ, बारे में वहाँ बात पे करें। आप वहाँ पे बैकस्लैश एन लिखना पड़ता था या एंडर लिखना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। यस अच्छा, अरेज जो है वो सर ये इन्यूमरेबल नेम्स डाटा टाइप्स था। जी सर ये नेम्स डॉट लेंथ के बारे में बता दें। हाँ, नेम्स इज द अरे ऑफ और नेम्स। ठीक है, नेम्स डॉट लेंथ क्या करेगा, नेम्स की अरे की टोटल लेंथ जो है उसका साइज जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद, तो नेम्स डॉट लेंथ में जब ये कंपाइल करेगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है, तो नेम्स की एक प्रॉपर्टी है लेंथ की। ठीक है, उसमें जो है इसका साइज डिफाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। यस चलो, 4 इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इंडेक्स इन दैट, और ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मैं बता रहा था आपको कि जो अरेज हैं वो इन्यूमरेबल डाटा टाइप्स हैं, मतलब उसके ऊपर आप इन्यूमरेट करते हो, रोल डाउन करते हो। तो उसके लिए जावा में जो है उसके ऊपर इन्यूमरेट करने के लिए फॉर ईच लूप उसने दिया है हमें। फॉर ईच लूप क्या होता है और किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, हम कहते हैं फॉर ईच स्ट्रिंग एंड इन नेम्स अरे system dot out dot println, अब हम क्या करें, इस अरे पूरी अरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं। ठीक है, आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डाटा टाइप यहाँ पे लिखने हैं वो सेम वही होगी जो कि हमारी अरे की डाटा टाइप है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, वो कहेगा फॉर ईच स्ट्रिंग एन इन नेम्स, फॉर ईच स्ट्रिंग अहमद, फॉर ईच स्ट्रिंग अहमद सारा अली इन द अरे ऑफ नेम्स। ठीक है, ये क्या करेगा, नेम्स की अरे में से 1 बाय 1 वैल्यू जो है ये इस एन को असाइन कर देगा। ठीक है, इस वजह से इस एन की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए जो हमारी अरे की डाटा टाइप है इससे। ठीक हो गया, तो ये क्या सर अभी करेगा, आपने नेम्स क्या को बताया था कि अरेज कौन से क्या होती हैं, कौन से डाटा टाइप होती हैं?
इन्यूमरेबल। तो इसका क्या मतलब होता है इन्यूमरेबल? ये जो है हम इसे कहते हैं कि ये कलेक्टिव या कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास कलेक्शन होती है ना, कलेक्शन की फॉर्म में डाटा आता है, उसके ऊपर अगर हमने आइटरेट करना है तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। सर ठीक है, इसमें ईच अब का तो कीवर्ड अरे है नहीं। की जगह कुछ भी लिख ईच का सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, आप किसी और प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर ईच लूप, इसे फॉर ईच लूप ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इजीली समझने के लिए इसे। सर यहाँ पर सर जो ये एन वेरिएबल एन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर, मैं नेम लिख दूँ, फॉर ईच नेम स्ट्रिंग नेम इन नेम्स। ठीक है, तो आप वन बाय वन ये वैल्यू नेम में रखवाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नेम। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये नेक्स्ट सर इंडेक्स यहाँ पे मूव पर किस नेम तरह करेगा? नेम से पहले आपने लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। क्या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है? ये स्ट्रिंग सर नेम, नेम डिफाइन ये वाला। ये एक वेरिएबल है। जैसे हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होता था, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसका सर स्कोप ये इसी के स्ट्रिंग अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर रहा है ना, है। ये स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है ना, फिर तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। नहीं, ये वेरिएबल है हमारे पास। मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ और होता है। अब ये अरेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल लिख, ये स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू, ठीक है, अहमद, तो ये एक वेरिएबल है जो कि अहमद की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन हम न्यू करके रखवाते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है जिसका स्कोप इसी की बॉडी के अंदर है। वो इस वेरिएबल ये से आइटरेट करेगा और इसकी हर वैल्यू को जो है नेम में स्टोर करवा देगा, और यहाँ पे हमें सक्सेस, और यहाँ पे हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली पूरी जो अरे जो है उसके ऊपर ट्रैवर्स करेगा और हमें रिजल्ट्स दे देगा। ठीक है, सर दोबारा फॉर बताइए इसको एग्जाम्पल, आपने नेक्स्ट कैसे इंडेक्स किया? पे मूव किस स्ट्रिंग तरह नेम करेगा? फॉर ईच नेम, सही कैसे किया आपने? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और करता क्या एक, है ये? ठीक है, दोबारा से हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। एक मार्क्स की अरे थी, ठीक है, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है, और हम मार्क्स लिख देते हैं। अब हम इसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, इंडेक्स वाला तरीका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन के ऊपर आइटरेट करने के लिए फॉर ईच लूप है। फॉर ईच इंटीजर, मैं एम कह देता हूँ, इन मार्क्स। मैं इसे इन इसलिए पढ़ रहा हूँ, कुछ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाएंगे वहाँ पे इन का कीवर्ड यूज होता है कॉलन की जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से रीडिंग के लिए जो है हम इसे इन पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। फॉर ईच इंट एम इन मार्क्स, तो वो मार्क्स की अरे में से फर्स्ट पहला इंडेक्स उठा के एम में स्टोर करवाएगा, और इस एम को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये आसान वे है आइटरेट करने का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो सर ये सर वो उसके लिए होगा ना कि फॉर लूप यही कंप्लीट अरे सर को फॉर आइटरेट लूप यही करने के लिए। वेट अ मिनट, एक मिनट। हाँ जी, किस किस का क्वेश्चन है? सर 175 175 और अलिफ खार। ठीक है, अलिफ तकार आप बताओ, पहले पूछो। 73 का भी सर। सर ठीक, फॉर लूप भी तो यही काम कर रहा था कि वो 1 बाय 1 एक प्रिंट करवा रहा था, तो फॉर ईच भी तो हम ये फॉर ईच की यूज कर रहे हैं, फिर वो भी तो ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ना समझने में, और आप आगे जाके अरे लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरे लिस्ट जावा में जो है ये सिंपल अरेज है हमारे पास। वो डायनामिक अरे लिस्ट होती है हमारे पास, जिसमें आप जस्ट अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो। ये वेरिएबल्स इसके हैं ना, अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्स होते हैं, और कर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, और उसमें आप जब मर्जी चाहे नया एलिमेंट लिस्ट में ऐड, लिस्ट डॉट ऐड दिस एलिमेंट, लिस्ट डॉट ऐड दिस एलिमेंट, लिस्ट डॉट ऐड दिस एलिमेंट, ठीक है। तो वो डायनामिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपने फिर लिस्ट के ऊपर से आइटरेट करना है तो हमें जो है उसका साइज वगैरह लेंथ
नहीं एग्जैक्ट पता होती तो हम उन कलेक्शन के ऊपर आइटरेट करने के लिए फिर फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका ओके काम इससे इस लूप से चल रहा है आप इस लूप से चला लें, इस लूप से चल रहा है इस लूप से चला लें। ठीक है, लेकिन मेरा था मैं आपको ये लूप ना भी कराता तो आपका काम चल जाना था, लेकिन जो है आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज़ है जो कि जावा में यूज़ होती है। ठीक है, जावा लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया इस वजह से भी। अब हम देखेंगे इस जो ऊपर है हमारे पास उससे भी आउटपुट हमारी सेम है इस लूप से, और इस लूप से भी आउटपुट हमारी सेम है। ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि दोनों जो है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही हैं कि हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले फॉर लूप ने प्रिंट किया, फिर सेकंड फॉर लूप ने, और ये फिर हमारे फॉर ईच लूप ने ये भी प्रिंट किया मार्क्स को। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स में कुछ समझना है तो बताएं यहाँ तक। ठीक है, तो ये सर हमारे जो सर फॉर ईच की जो है एप्लीकेशन सिर्फ ये अरे में ही होगी? मैंने बताया ये कलेक्शंस में होती है। ठीक है, मैं स्टूडेंट की एक क्लास बनाता हूँ और स्टूडेंट्स की ही अरे बना देता हूँ। हम वैसे आगे जो अरेज बनाएंगे प्रोजेक्ट में वो मैंने अभी जिक्र किया अरे लिस्ट का, तो उस तरह से हम अरे लिस्ट बनाएंगे। जी फॉर ईच एम इन मार्क्स, तो ये एक्चुअली में हो गया है, इसकी समझ नहीं है कि ये कर क्या है ये फॉर ईच एम इन मार्क्स। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। और कोई? सर मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह फॉर सर लूप ये के अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स का जो अरे होती है उसका किसी भी कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स हम कहीं से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं उसको, तो ये जो हमारे पास ईच फॉर लूप है इससे हम कर सकते हैं ट्रैवर्स किसी भी इंडेक्स को? नहीं, ये पूरी लूप के ऊपर आइटरेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है पूरी अरे पे इसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है सर क्या क्या सर स्विच ये का नेक्स्ट इंडेक्स पे किस तरह मूव करता है? सर यानी मैं यानी बता हमें जो देता हूँ अभी। ऑपरेशन करवाना है एक अरे के अंदर वो पूरी अरे के अंदर होगा फॉर ईच यूज करके? हाँ, ये पूरी लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करता है, तो अगर आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ आपने जो है कुछ फाइंड करना है और आपने पूरी लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करना है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। आपने यस लिस्ट गेट करनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट। सर ये नेक्स्ट इंडेक्स पे किस तरह मूव करता है वो फॉर मैं अभी ईच लूप? बताता हूँ। देखो, मैं दोबारा से इसकी जो है वो वर्किंग बता देता हूँ। रोल नंबर 115 आपका कोई क्वेश्चन है? सर स्विच कंडीशन का भी वही सिंटैक्स है? हाँ, स्विच रह गया, स्विच मैं करवाता हूँ अभी। ठीक है, सिंटैक्स सारा वही है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं मार्क्स की अरे की तरफ। ठीक है, ये किस तरह से करता है? ये मार्क्स की अरेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हमें ये पता है कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पर, या सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे, सेवन पे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स ये करता है, यहाँ पे एक अरे होनी, यहाँ पे एक कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और कलेक्शन की जो डाटा टाइप है वही डाटा टाइप इस वेरिएबल की होनी चाहिए, ताकि वो मैप करके उस डाटा को यहाँ पे अपने पास रख ले। ठीक है, तो यहाँ से ईच इंडेक्स, अब हर इंडेक्स क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमने इंटीजर का एक वेरिएबल यहाँ पे रख लिया, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 पूरी अरे के ऊपर ट्रेवर्स करेगा। ये मार्क्स के अरे है। ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं हम पास कर सकते, यहाँ कोई ना कोई कलेक्शन पास करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो इंडेक्स, ये समझ लें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मार्क्स ऑफ 0 पे जाएगा, फिर मार्क्स ऑफ 1 पे, मार्क्स ऑफ 2 पे, मार्क्स ऑफ 3, और इस तरह से वैल्यूज जो हैं वो इसको असाइन करता जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू इसके अंदर आएगी पहले, फर्स्ट वैल्यू, और फिर ये बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगा और हम उस वैल्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक इस यू वेरी तरह मच। से execute करता है। सर एक दफा ये थोड़ा सा दोबारा बता देंगे जो आपने ब्रेसिस के साथ बताया? हाँ, मैंने ये बताया कि ये हमारे पास अरे डिक्लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास 0 इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स होता है, ये 2 इंडेक्स, इस तरह से। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल समझ लें यहाँ पे एक काउंटर था, और काउंटर जो है हर बार एक
इंक्रीमेंट भी होके आ रहा। ठीक है, ये सिंटैक्स नहीं है इसका, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। यहाँ काउंटर में 0 था फर्स्ट टाइम, ये 0 वैल्यू मार्क्स ऑफ काउंटर की m में रखवा देगा, ये समझ लें इक्वल लिखा हुआ है फिर। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को इस पे मैप कर देगा, लाइक 45 मैप हुआ, वो बॉडी में 45 हम m से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू m में रख देगा, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू m में रख देगा, और इस तरह से जब तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती ये उसके ऊपर आइटरेट कर रहा होता है। ठीक है सर अभी भी समझ नहीं आई सही। आपको ये वाला लूप समझ आया? सर लूप समझ आ गया, लेकिन ये जो काउंटर का वेरिएबल अभी आपने नया डिक्लेयर करवाया उसका वो नहीं समझ आया नहीं, पर्पस। ये वाली एरे की आइटरेशन समझ आती है? ये जो अरे यस है सर, ये समझ यस सर, आती है? इसमें यस क्या सर, होता है, हमारे पास इंडेक्स 0 पे हमारे पास ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, यस हम सर, क्या करते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं और अरे की जितनी लेंथ है वहां तक इंडेक्स ला देते हैं, क्योंकि हमने सबके ऊपर आइटरेट करना है, और इंडेक्स में हर बार इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, यस सर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स 0 है, इंडेक्स इज लेस देन 0 इज लेस देन, तो हमारे पास करंट इंडेक्स है 0 वाला, ये अहम है। तो हम नेम्स और ब्रेसेस में इंडेक्स लिख देते हैं, नेम्स ऑफ 0, तो हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाता है। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स क्या कर जाता है, इंक्रीमेंट कर जाता है। ठीक है, 1 यस सर, नेम्स ऑफ 1 इसके अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बॉडी के अंदर नेम्स ऑफ 2 एक्सेसिबल है, तो 1 बाय 1 ये नेम्स जो हैं वो ट्रेवर्स हो रहे हैं और बॉडी के अंदर हमारे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, इनका इंडेक्स भी और इनकी वैल्यू हम इस तरह से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे यस सर, पास जो है मार्क्स की अरे है। ठीक है, यहाँ ऊपर ही चलते हैं, इधर ही, ये हमारे पास नेम्स की अरे थी, हमें पता। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बताएंगे ये नेम्स की अरे है जिसके ऊपर हमने ट्रेवर्स करना है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ एक डाटा टाइप होती है, वेरिएबल का नेम होता है इस डाटा टाइप कोलन, और यहाँ पे हम अरे का पास या कलेक्शन को हम पास करते हैं जिसके ऊपर हमने ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो ये क्या यस सर, करता है, इस अरे में से जो 0 इंडेक्स होता है, सबसे पहले जैसे ही ये कंपाइलेशन स्टार्ट होती है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है इसके अंदर रख देता है, स्टोर हो सकती है वैल्यू। यस, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लूप में आ जाता है और हम उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। जब बॉडी ख़त्म हुई वापस गए, अब ये जैसे ही ये वैल्यू इसके अंदर रखवाता है उसके बाद नेक्स्ट जो इसने वैल्यू देनी होती है वो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू देता है। ठीक है, इसको देता है, फिर इसके अंदर ये एक्सेसिबल होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंडेक्स की देता है। इस तरह से ये ट्रेवर्स करता है पूरी अरे को, इस नेम्स की अरे को। तो सर वो काउंटर वेरिएबल फिर आपने क्यों डिक्लेयर करवाया था? मैंने डिक्लेयर नहीं, मैंने समझाने के लिए बस बता दिया था कि समझ लें आप, यहाँ पे एक काउंटर था जो कि बार बार इंक्रीमेंट कर रहा है जिसकी वजह से नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक ठीक है, है वो सर, ठीक, सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप विद सर ये अरे। सिंपल चीज है, बस छोटा सा डिफरेंस है फॉर लूप और फॉर ईच लूप में, बाकी सिंपल है सर। यानी कि फॉर फिलहाल लूप हमें में वर्किंग सेम अब लग रही है, आगे हम कलेक्शंस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा और डिफरेंस नजर आएगा। यस ठीक सर। है, सर इसमें जितनी भी कलेक्शन होगी वो सारी हमें प्रिंट होके मिलेंगी, लेकिन उसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कलेक्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक हमने जाना है। ठीक है, यस सर, लेकिन इसमें सर जितनी भी वैल्यूज हैं फॉर ईच लूप में वो सारी एज इट इज प्रिंट हो रही वो पूरी कलेक्शन पे ये हैं। आइटरेट करेगा ही करेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा, और ये थोड़ा फास्ट आइटरेट करेगा जब आपने पूरी लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है। क्योंकि इसने कंडीशन वगैरह कोई चेक नहीं करनी। ठीक है, इसने जस्ट वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करके पूरी अरे पे ट्रेवर्स करना होता है। सर फॉर ईच फास्ट होगा। हाँ जी, हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच और इफ एल्स
इफ एल्स का ही एक सिनेरियो समझ लें जो कि स्विच है। इफ एल्स तो वाइडली हम यूज़ कर सकते हैं इफ num1 ग्रेटर देन num2 लेस देन num2, और किसी भी मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस होती है, रेंजेस में हमारे पास कंडीशन आ जाती है, मार्क्स 90 से ग्रेटर 100 से लेस देन है, तब हमने इस तरह से करना है। और ये फिर हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे पास स्पेसिफाइड हो कि यूज़र एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ इनपुट ही जो करेक्टर जो है इनपुट कर सकता है या इंटीजर, तो हम उसके लिए स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन्यू स्क्रीन है, वहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं बस, तो आप वहाँ पे इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स इफ और स्विच भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेंगे इफ़ यूज़र इनपुट का वेरिएबल में भी इनपुट था, इफ़ इनपुट डबल इक्वल टू 1, और आप बॉडी के अंदर कोई ना कोई कोड लिख देंगे, इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू 2 तो फला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, इफ़ इनपुट इज़ इक्वल डबल इक्वल टू 3 तो ये 4 5 6, इफ़ नहीं लिखेंगे एल्स इफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि हमारे पास स्विच वर्क करेगा। हम क्या करते हैं स्विच में, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट इनपुट इज़ इक्वल टू 4 है, और सिंटैक्स ये है कि हम स्विच कर लेते हैं इनपुट को, स्विच दिस इनपुट। जो भी यूज़र ने, अभी हमने इनपुट करना सीखा नहीं है, हमने बस आउटपुट ही सीखे, इसलिए हमने खुद से ही वैल्यू इसमें डिक्लेयर कर दिया। स्विच इनपुट केस, क्या इसमें 1 वैल्यू है, या जैसे इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसमें हम फिर यहाँ पे सम कोड हेयर लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ब्रेक कर देते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल केस 2 है हमारे पास और केस 3 है, ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है, तो उसमें भी हम लिख के ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यही सिंटैक्स तो C++ में था, सेम वैसे ही सिंटैक्स हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा इनपुट्स के पर में भी 1 और 2 के लिए सेम कोड चलना चाहिए, मतलब केस 1 एंड 2 के लिए ये चलना चाहिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। केस 2 और 3 के लिए 2 या 3 में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, दोनों ट्रू होती हैं, तो ये कोड चल जाएगा, ये इनर ये वाला। ठीक है, और केस 4 के लिए ये चलेगा, और डिफ़ॉल्ट। अगर कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ब्रेक लिखना लाजमी है या नहीं? अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो क्या? यस सर, लाजमी है। वरना अगला केस अगर आप ब्रेक नहीं आएंगे तो चलता जाएगा लूप। क्या ये कंपाइलेशन एरर है? लॉजिकल है, लास्ट में होता है अगर एक लॉजिकल है। उसके बाद वाटर फ्लो की प्रोग्राम सर अगर ब्रेक हटाओगे तो सारे प्रिंट आउट होंगे। नहीं सर ये लॉजिकल एरर है। ये देखें, मैंने यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया और मैंने इनपुट किया 1। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln a, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है b, यहाँ पे लिखा हुआ है c, और यहाँ पे लिखा हुआ है d। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ चलेगा? यस सर, डिफॉल्ट तक चलेगा। ABCD आंसर आएगा इसका। अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर ए ही आएगा क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू है, तो चलिए हम कंपाइल करके देखते हैं। अभी मैं बताता हूँ ब्रेक लगाने का और ना लगाने का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। ठीक है, आंसर अभी भी हमारा ए ही आएगा। ओके, केस डुप्लीकेट। सर अभी ए इसलिए आ रहा है क्योंकि केस 1 चल रहा है। अगर हम लिखेंगे ना 4 इनपुट तो फिर ABCD आएगा मेरे ख्याल से। ये मैंने लिखा 4 और अब B आएगा। ये BCD आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, सर असल में जो ब्रेक है ना वो केस से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि केस से बाहर निकलने के लिए।
अगर हम 1 लिखते हैं तो ये ABCD है, ठीक है। तो हमने देखा अगर हम ब्रेक नहीं लगाते यहाँ पे तो वो नीचे वाले सारे केसेस को एग्जीक्यूट करता, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर हम इसी केस में जो है इफ एल्स को यूज करें तो क्या हम इफ 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 एंड डिफॉल्ट के लिए एल्स यूज करेंगे या फिर हम इफ एल्स इफ यूज करेंगे? सर एल्स इफ इफ एल्स इफ अगर हम वो ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ही जो कंडीशन ट्रू होगी तो ये लेकिन सिर्फ इफ से भी काम हो जाएगा कि नहीं? तो वो हर कंडीशन को चेक करेगा ना फिर। वो उसमें ये होगा कि प्रिंट तो एक दफ़ा ही होगा अगर हम इफ यूज़ करते हैं ना यहाँ पे। अब जो इफ एल्स इफ है ना वो ब्रेक वाला काम करता है। अगर आप इफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है इनमें से कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, या वो बराबर हो सकते हैं, वो लेस देन हो सकता है, या ये ग्रेटर देन हो सकता है। ये 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अगर आप कोड इस तरह से लिखेंगे ना तो मे बी वो दोनों इक्वल हो। उसने ये एग्जीक्यूट किया कोड, उसके बाद वो ये कंडीशन चेक ज़रूर करने आएगा, ये भी कंडीशन चेक ज़रूर करेगा, ठीक है। बेबी सेविंग ऑफ टाइम बेशक ये होती है गलत, फिर एल्स की ठीक वजह है। से। तो एल्स इफ का क्या फ़ायदा होता है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया वो बाकी कोई भी एल्स चेक करता ही नहीं है। अगर ये फॉल्स थी यहाँ पे ये ट्रू हो गई है तो इसके बाद वाले वो चेक नहीं करेगा, इसके अंदर वाला को और प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट होता है। हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, ठीक है। हमने फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, हमने हमारी टेस्ट की क्लास में ही सारा काम हो गया इसका, ठीक है। हमने कोई क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे बात आज अभी तक नहीं की, ठीक है। हमने फंडामेंटल चीज़ देख लिया और दूसरी जो भी आएंगी वो हम साथ साथ देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। जी सर ये टेस्ट की क्लास सेंड कर दीजिए। हमने सर ये जस्ट आप सर ये जो फाइल्स आप बना रहे हैं ये शेयर कर दिया करें वहाँ पर ना मटेरियल में। हाँ जी, आपके साथ प्रीवियस लैब का मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया होगा। नो सर हमारे पास तो नहीं था। एनीवन यस किसी सर के पास अपलोड हो नहीं गया है? था, हो गया था सर अपलोड हो अपलोड। गया, हाँ जी, MS टीम्स में अपलोडेड है। यस सर। सर मैं देखूंगा फिर, मुझे तो नहीं ठीक है, सर मिला वो। चलिए आप वो क्लास फेलो से डिस्कस कर लेना कि कहाँ से वो मिलेगा, किस फोल्डर में भरा होगा। वैसे मैंने वो फोल्डर्स में ही एक लैब 01 का फोल्डर बना के तो उसमें कंटेंट अपलोड कर दिया था, ठीक है। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको नहीं मिला आप फिर क्लास फेलो को कहना कि आपको वैसे सेंड कर दें, आप बता दें कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो टीम्स में शेयर है, वो सबके साथ ही शेयर होता है। ऐसा शेयर, ओके सर। ऐसा शेयर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्लास हमने बनाई थी सेपरेटली ये मेन मेथड के लिए। ये मेन मेथड हम यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी, लेकिन जो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के लिए आपको ये ना लगे ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो हमने मेन मेथड के लिए अलग से एक टेस्ट क्लास बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि क्लास बनाए बगैर हम ये मेन मेथड बना नहीं सकते, ठीक है। जैसे क्लास डिफाइंड है उसके अंदर हमने ये मेथड एक रख के इसके अंदर हमने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस किया था, ठीक है। सर ये आज जो हम बात हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं कि उससे बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने मेन मेथड जो है वो जो बॉडी है इसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ही टेस्टिंग वगैरह सारी करते हैं दूसरी क्लासेस की, ठीक है, ठीक है। इसे तो हमने सेपरेट बनाया। अगर हम इसे उठा के इस क्लास के अंदर ही रख देंगे तो फिर हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं आपने पढ़े हैं? टाइम हो गया लेक्चर का। अभी तो 11:10 हुए। क्लास 11 बजे तक की है। 11 बजे ऑफ होना है। तो आज हम 10 मिनट लेट भी तो शुरू हुए हैं, 15 मिनट। तो सर 11:10 भी हो गए हैं। सर हो गया 15 मिनट ऊपर के लिए कंस्ट्रक्टर्स सर जो रमजान है है ना 15-20 सर मिनट बाद में हमारा रोजा स्टाफ लग रहा है।
10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, ठीक है? सर जैसे शहरी के टाइम ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है में, नहीं सर इतना ज्यादा पढ़ा जाता। सर अभी 2 घंटे की हमारी एक और क्लास। यस सर। चलिए ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर्स जो है नेक्स्ट, मैंने वैसे दोनों सेक्शंस को करवा दिए हैं कंस्ट्रक्टर्स, तो चलिए ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है? आप अभी तक जो फंडामेंटल्स पढ़ लिए इन्हें देख लेना, ठीक है? आप गूगल पे सर लिखेंगे फाइल कि शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा जावा ऊप, और उसमें वो जो जहाँ पे भी आप जाएंगे किसी वेबसाइट में या ट्यूटोरियल्स पे, तो वो जो उसके फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर आप गो थ्रू करेंगे, कोई चीज़ आपको लगे आपको समझ नहीं आ रही फिर भी, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर ये मीटिंग ना एंड कर